नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जी20 के बारे में, जिसमें हम जी20 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी जितने भी एग्जाम हैं उनसे जी20 से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जी20 से रिलेटेड, जैसे कि जी20 की स्थापना क्यों, कब और कैसे हुई, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जी20 की अध्यक्षता किसी देश को कैसे मिलती है, मतलब कोई देश है उसको जी20 की अध्यक्षता कैसे प्राप्त होगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो जी20 है उसकी कार्यशैली क्या है, वो काम कैसे करता है। जिसमें हम ये बात करेंगे कि विद ट्रैक क्या होता है, शेरपा ट्रैक क्या होता है, भारत के शेरपा कौन है। साथ ही तो इस साल की जो जी20 समिट हुई है जिसमें 2023 वाली जो 18वीं समिट है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आपकी बायोफ्यूल अलायंस है वो क्या है। साथ ही दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। ये भी बात करेंगे जो चीन का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए भारत ने कौन सा एमओयू साइन किया है। साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जी20 से लेकर, उन सबको हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करें कि जो जी20 है वो किसकी अध्यक्षता भारत के पास कब मिली। तो देखो, भारत को एक 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक क्या है, भारत है वो जी20 का अध्यक्ष है। और इस बार की जो जी20 है वो कौन सा नंबर का है, तो वो है आपके 18वां जी20 है। और भारत क्या कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। वही हम बात करें कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसकी थीम है जो कि कहां से ली गई है, तो ये ली गई है आपकी महाउपनिषद से। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो वसुधैव कुटुंबकम है ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपके हाँ उपनिषद से लिया गया है। साथ ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। साथ ही मैं बात करूं कि इसका जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कब से कब तक, तो 9 से लेकर 10 सितंबर तक। कहाँ किया गया आयोजित, दिल्ली में आयोजित किया गया। और इस जी20 में टोटल 8 शहरों में 125 से ज्यादा, सॉरी 220 से ज्यादा मीटिंग आयोजित की गई थी। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सी मीटिंग इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी उसके बारे में भी हम देखेंगे। और हम बात करें कि जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था आपके प्रगति मैदान में। तो क्या नाम दिया गया, भारत मंडपम। वहां पर आयोजित किया गया था। कब, तो 9 से 10 सितंबर के बीच में किया गया था। और इस समय भारत में 115 देशों के 25,000 डेलीगेट्स आए थे। कितने, 115 देशों के 25,000 डेलीगेट्स आए थे और बहुत ही भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया था। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा था कि इसके लिए दिल्ली है उसमें लॉकडाउन लगा दिया गया था। मतलब जैसे कोरोना वाली स्थिति थी वैसा बिल्कुल लॉकडाउन हो गया था। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। अपने जो एयरफोर्स है, स्नाइपर है, उन सबको तैनात कर दिया गया था। और अंतिम बात ये है कि ये बहुत ही सफल अपने आयोजित किया गया था। मतलब एक सफल आयोजन था जिसमें एक डिक्लेरेशन भी साइन सर्वसम्मति से किया गया था। और ये बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है भारत के लिए, क्योंकि एक जब भी हमारे पास जी20 की अध्यक्षता प्राप्त होती है तब पूरे विश्व की नजर किस पर रहती है, उस देश पर रहती है। और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया है। लगभग 120 मिलियन करोड़ का इसमें खर्चा आया है। तो बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, लेकिन उसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है, जैसे भी अपन आयोजित होता है तो उससे क्या होता है, जैसे हम बात करेंगे जी20 की, हमने राजस्थान में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, तो उससे क्या होता है, टूरिज्म बढ़ता है, बहुत सारे लोग आते हैं। अब भारत में मैं बता रहा हूँ कि 115 देशों के 25,000 लोग आए हैं। तो देखो, वो इतने लोग आए तो ऐसा तो नहीं मीटिंग्स में आए होंगे, वो घूमने भी गए होंगे, आसपास की चीजें भी देखी होगी। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी। आपने ये भी देखा होगा कि जो ऋषि सुनक है वो गए थे अक्षरधाम टेम्पल। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनको पता लगेगा कि हाँ टूरिज्म है, उससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। फिर देखो आगे बात करें। अब हम बात करें जी20 की स्थापना की, तो देखो जी20 की स्थापना हुई थी 1999 में। कारण क्या था कि जी20 की स्थापना एशिया के वित्तीय संकट के बाद में। अब देखो हुआ क्या था कि 1998-99 के सामने पास में जो वित्तीय संकट आ गया था। उसका कारण क्या था कि थाईलैंड जैसे कुछ ऐसे देश थे जिनमें क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी जो मुद्रा है उसका डिग्रेडेशन कर दिया था, डिग्रेड कर दिया था उसकी मुद्रा को। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब सभी देशों में आसपास धीरे धीरे शुरू होने लगा और एशियाई सभी देशों में क्या हो गया, वित्तीय संकट आ गया। इसका कारण क्या हो गया कि उस समय तक जो सभी देश है उन्होंने एलपीजी अपना लिया था। एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
इनको अपना लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका प्रभाव धीरे-धीरे सब जगह आने लग गया था और वित्तीय संकट आ गया था। इसलिए 1999 में G20 की स्थापना की गई और लेकिन उस समय क्या था कि जो वित्त मंत्री थे और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, वो मीटिंग करते थे। देखो, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में इसको तैयार किया गया था। और उस समय कौन चर्चा करते थे? एक तो वित्त मंत्री हो गया और एक जो अपने गवर्नर होते हैं बैंक के, जितने भी जो सेंट्रल बैंक है G20 के, उनके जो गवर्नर है वो आकर मीटिंग करते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया कि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकटों से ये स्पष्ट किया गया कि अब क्या करना चाहिए। 2007 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब क्या होना चाहिए, जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो मीटिंग करें। और 2008 में, सबसे पहले 2008 में अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग आयोजित की गई थी G20 में, जिसमें क्या था, राष्ट्र अध्यक्ष आए थे, मतलब जो सभी राष्ट्रों के जो प्रमुख थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। फिर देखो, और वहां से ये नियमित स्टार्ट हो गया था कि हर साल इसमें भाग लेने लगे। शुरुआत में G20 आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, मतलब शुरू में जो इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें थी उस पर ही बात करता था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा हो गया, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध भी शामिल करने लग गए। मतलब इन सब मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होना शुरू हो गया था। फिर आगे बात करें, अब हम बात करते हैं कौन-कौन से देश इसमें शामिल है। तो देखो, हम देशों की बात करें तो इसमें आपके एक तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, उसके साथ ही जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, आपके साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप यूनियन। मतलब क्या हो गया, 19 तो देश हो गए और एक क्या हो गया, यूरोप यूनियन। यूरोप यूनियन शामिल है और ये टोटल कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, G20। अब बात करें यूरोप यूनियन की तो इसमें टोटल 27 देश शामिल हैं। इसको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूरोपीय यूनियन है उसमें टोटल कितने देश शामिल हैं, उसमें टोटल 27 देश शामिल हैं। और इस साल का जो अपने 18वां समिट हुआ है भारत में, उसमें जो आपके अफ्रीकन यूनियन है इसको भी इसमें शामिल कर लिया है। आधिकारिक रूप से इसको G20 में शामिल कर लिया गया है। इसके बारे में बात करें तो इसमें इसको शामिल कब किया गया, तो 9 सितंबर 2023 को। एक तो आपको कि डेट है वो अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको कब शामिल किया गया, तो 9 सितंबर 2023 को। वहीं हम बात करें कि अफ्रीकन यूनियन में कितने देश हैं, तो टोटल 55 देश इसमें शामिल हैं। और इसकी जो अफ्रीकन यूनियन है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी आपके 2002 में। कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जो आपके अफ्रीकी महाद्वीप है, उसका ये प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना कब की गई, 2002 में। कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी और इसे 21वां देश के रूप में G20 में शामिल कर लिया गया है। फिर देखो आगे बात करें, आगे आप यह देखोगे कि जो ग्लोबल जीडीपी है उसमें G20 का योगदान कितना है। तो देखो, टोटल 85% है, मतलब जो पूरे जो विश्व है उसकी जो जीडीपी है उसका 85% जीडीपी है वो किसकी है, इन G20 कंट्री की है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब इसको अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया जाएगा तब ये कितनी हो जाएगी, तब ये हो जाएगी लगभग 88.9%। साथ ही हम बात करें ग्लोबल ट्रेड की, तो टोटल दुनिया का जो ट्रेड है उसका 75% ट्रेड कौन करता है, ये G20 कंट्री है वो करती है। साथ ही 2/3 पॉपुलेशन, टोटल विश्व की जो पॉपुलेशन है उसकी 2/3 पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो वो है आपकी G20 के पास में। तो आप सोच सकते हो कितनी पावरफुल कंट्री है, कंट्रीज का ये समूह है। फिर देखो आगे बात करें, ये देखो ये है टोटल आपके 20 कंट्री की राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें आपने कहीं को तो जानते होंगे, आपने वीडियोस देखी होगी। जैसे ये है आपके जेम्स ट्रूडो, आपके कनाडा के राष्ट्रपति है ये। और इनका जो विमान है वो मतलब खराब हो गया था, इसी वजह से ये लगभग 30 घंटों तक भारत में फंसे रह गए थे। इसकी खूब वीडियो वायरल हुई थी और आपने इनको देखा होगा, ऋषि सुनक को। ये आपके अक्षरधाम टेम्पल में गए थे और ये आपके अफ्रीका के हैं। टोटल साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है रामापोसा। इनकी खूब सारी जो वीडियोस है वो वायरल हुई थी। साथ ही ये जो इस बार की जो समिट थी उसमें कौन नहीं आया था, तो एक तो सी जिनपिंग नहीं आए थे, चाइना के जो प्रेसिडेंट है। साथ ही जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भी इसमें नहीं आए थे। कारण क्या था कि जो आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो वो क्रिटिसाइज नहीं हो, वो क्रिटिसाइज सहन नहीं करना पड़े, इसलिए ये आए थे। तो देखो आगे बात करें, अब देखो कोई भी जो राष्ट्र है वो यदि G20 समिट का अध्यक्ष है, मतलब जी वो क्या कर रहा है, वो अध्यक्ष है, तो वो क्या कर सकता है, वो मतलब G20 जो देश है उसके अलावा भी कुछ देशों को इनवाइट कर सकता है। तो भारत ने कितने, टोटल 9 देशों को इनवाइट किया था। कौन कौन से देश हैं, उसमें है देखो आपके बांग्लादेश को, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये इनके सबके राष्ट्राध्यक्ष हैं।
इन सबको इनवाइट किया गया था। साथ ही इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी इनवाइट किया गया था, जिसमें देखो भारत ने यूएन, यूनाइटेड नेशन, उसके साथ में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसको भी इनवाइट किया था। साथ ही वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, इन सबको भी इनवाइट किया था। और आपके जो ओईसीडी है इसको भी इनवाइट किया गया था। और जो रीजनल आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी हो गया, नेपाड हो गया, साथ ही ये देखो आसियान हो गया, आईएसए हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और सीडीआरआई हो गया, एडीबी हो गया, इन सबको भी इनवाइट किया गया था। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं कि G20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है। कोई भी देश है उसको G20 की अध्यक्षता कैसे प्राप्त होगी। तो देखो G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। क्रमिक मतलब एक साइक्लिक मेथड से, मतलब पहले ये होगा फिर वो होगा, फिर जैसे वापस साइकिल की तरह घूमता रहेगा। और देखो G20 अध्यक्षता सदस्यों के बीच सालाना घूमती है और देशों के एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुना जाता है। अब क्या किया गया है, टोटल 5 है वो क्षेत्रीय समूह बना दिए गए हैं। तो टोटल 19 देश है, 19 देश है, उनको 5 क्षेत्रीय समूह में डिवाइड किया गया है। वो 5 समूह कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कौन कौन से देश है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया और यूएस, ये 4 देश है वो इसमें शामिल है। वही बात करें ग्रुप 2 की, तो इसमें आपके इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की शामिल है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडिया है वो G20 के कौन से ग्रुप में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना कौन से ग्रुप में, तो ग्रुप 2 में ये शामिल है। फिर हम बात करें ग्रुप 3 में, तो ग्रुप 3 में कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, और ग्रुप 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके। और जो ग्रुप 5 है उसमें कौन कौन शामिल है, तो उसमें है आपके चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। अब क्या होगा, इन ये जो 5 ग्रुप है इसमें से एक-एक को उठाया जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि पहले ग्रुप में एक को उठा लिया देश को, वो राष्ट्राध्यक्ष हो गया, फिर नेक्स्ट होगा तो वो दूसरे ग्रुप में होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही ग्रुप में 2 को राष्ट्राध्यक्ष, मतलब जो G20 का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक ग्रुप में एक बार आएगा, साइकिल चलती जाएगी। फिर देखो आगे बात करें, यूरोपीय संघ 20वां सदस्य इसमें किसी भी क्षेत्रीय समूह में शामिल नहीं है। मतलब 19 देश थे, ये कौन है, यूरोप यूनियन, तो ये किसी भी क्षेत्र में शामिल नहीं है। फिर देखो अफ्रीकन यूनियन 21वां सदस्य है, ये मैंने आपको बता ही दिया। कब इसकी, मैं एक बार वापस आप रिवाइज कर लीजिए, 9 सितंबर 2023 को इसे शामिल किया गया। टोटल देश कितने हैं, 55 देश है। इसका गठन कब हुआ था, 2002 में। क्या करता है ये, तो साउथ अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसका ये सारा प्रतिनिधित्व करता है। फिर देखो प्रत्येक वर्ष एक अलग अलग समूह का कोई अन्य देश G20 की अध्यक्षता ग्रहण करता है। और देखो प्रत्येक G20 प्रेसिडेंसी अन्य अतिथि देशों, और मैंने जैसे ही बताया था कि क्या कर सकता है, जो G20 का कोई प्रेसिडेंट है, मतलब वो क्या है वहाँ का G20 का अध्यक्ष है, वो क्या कर सकता है, दूसरे देश को भी इनवाइट करता है जो G20 के पार्ट नहीं है, साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी वो आमंत्रित कर सकता है। फिर देखो बात करें आगे, इस समूह का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। जो G20 है उसका कोई भी सचिवालय नहीं है, कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रॉइका द्वारा समर्थित है। और ट्रॉइका क्या होता है उसके बारे में हम आप यहाँ बात करते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रॉइका अच्छे से समझना। जैसे मान लो अभी कौन कर रहा है, इंडिया अध्यक्ष है, इससे पहले कौन था, तो इससे पहले इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आपको पता होगा कि इंडोनेशिया की जो बाली है वहां पर समिट हुई थी 2022 वाली, जो कि 17वीं समिट थी। और जो नेक्स्ट होगी वो कहाँ होगी, तो ये होगी आपकी ब्राजील की, ब्राजीलिया में आयोजित होगी 2024 में, जो कि 19वीं समिट होने वाली है। तो देखो ये 3 जो देश हैं उसको मिलाकर क्या बनाया जाता है, ट्रॉइका बनाया जाता है, और ये ट्रॉइका इसमें भाग लेती है। फिर हम बात करते हैं कि G20 की कार्यशैली क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करें तो देखो G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 का एजेंडा का संचालित किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। मतलब क्या होगा कि 1 साल तक एजेंडा चलाया जाता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, और लास्ट में क्या होता है, शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। अब इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, कितने ट्रैक होते हैं, तो 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। एक तो होता है वित्त ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जो वित्त मंत्री है। जैसे आपने देखा होगा जो अपने फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उनको आपने मीटिंग में देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो वित्त ट्रैक है उसके क्या है, अध्यक्ष है। और एक होता है शेरपा ट्रैक। अब देखो आगे बात करें, 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से प्रमुख कार्य समूह है, इनमें जिनमें सदस्यों से संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों
के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब क्या होगा कि इसमें मीटिंग्स होगी जिसमें मंत्री होंगे, विभिन्न देश के जो मंत्री आएंगे वो इसमें शामिल होंगे और वो मीटिंग्स करेंगे। और वित्त ट्रैक मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग हम बात करें तो 220 मीटिंग हुई है, 220 प्लस मीटिंग हुई थी। और कितने तो 60 शहरों में ये मीटिंग आयोजित की गई थी, मतलब पूरे साल मीटिंग चल रही थी। और जो पहली मीटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी आपके उदयपुर से। फिर देखो आगे बात करें, शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं और शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्यों का समन्वय करते हैं। मतलब शेरपा क्या करेगा, शेरपा क्या करेगा कि जो पर्यवेक्षण करेगा सबका, साथ ही जो G20 का जो एजेंडा है वो तैयार करता है शेरपा। मतलब ये होता क्या है शेरपा कि हर देश जो भी G20 में शामिल है, सब देश का एक क्या होगा, शेरपा होगा। और शेरपा ही सारी चीजों का आयोजन करेगा। अब आपको भी पता है कि नरेंद्र मोदी जी खुद थोड़ी करते हैं कि ये एजेंडा होना चाहिए, ये डिक्लेरेशन होना चाहिए, वो नहीं करते हैं। एक शेरपा होता है जो कि एक IAS अधिकारी होता है, तो वो सारी चीजें इसमें मैनेज करता है। अपने शेरपा कौन है, भारत के शेरपा है अमिताभ कांत, जो कि G20 के शेरपा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपके अमिताभ कांत जी, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो हम बात करेंगे फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखो कृषि, भ्रष्टाचार विरोधी, जलवायु, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार और निवेश जैसे सामाजिक मुद्दे हैं। मतलब ऐसी इन चीजों पर क्या की गई, वार्ता की गई थी, ये फोकस पॉइंट थे। फिर आगे बात करें, अब आगे बात करें कि क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मतलब चीजें हुई थी इस G20 समिट के दौरान, कौन कौन से हाईलाइट्स बिंदु थे, उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो देखो G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, जिसको क्या बोला जाता है, CSAR। अच्छे से याद करना, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। CSAR मतलब चीफ साइंटिफिक एडवाइजर राउंड टेबल। मतलब क्या होगा कि सभी देश, जितने भी जो G20 के देश हैं, उनके जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है वो मिलकर क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। और ये भारत की पहल है, मतलब भारत ने ही ये शुरू किया है। अब देखो उद्देश्य क्या है इसका कि G20 CSAR वैश्विक विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी और संस्थागत मंच प्रदान करता है। मतलब ये एक मंच है इस पर क्या करेंगे, सभी जो साइंटिफिक एडवाइजर है वो आपस में मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। ये G20 राष्ट्रों सरकारों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों को एक साथ लाएगा, जो एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र में विकसित हो सकता है। मतलब यहाँ सारी चीजें विकसित हो सकती है, सभी चर्चा कर सकते हैं। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन और निकल के क्या आता है कि भारत के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है, जो चीफ आपके साइंटिफिक एडवाइजर है, वो कौन है, तो वो है आपके ये, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अजय कुमार सूद। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन है, तो वो है अजय कुमार सूद। फिर देखो आगे बात करें अपन। अब देखो ये हम बात करें कि इसकी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो गोलमेज मीटिंग हुई थी, वो कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपके उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। कब, तो 28 से 30 मार्च 2023 को। अच्छे से याद कर लेना कहां पर हुई थी, तो आपके उत्तराखंड के कुमाऊं में, रामनगर है वहां पर ये मीटिंग हुई थी। कब, तो 28 से 30 मार्च 2023 को। फिर देखो आगे बात करें, अब हम बात करते हैं नई दिल्ली G20 लीडर समिट डिक्लेरेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि नई दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से अपना लिया गया है। देखो कोई भी देश यदि G20 का राष्ट्र मतलब वो अध्यक्ष है, तो उसके लिए सबसे चैलेंजिंग काम क्या होता है कि एक घोषणा पत्र को डिक्लेयर करवाना। और भारत ने ये करके दिखाया है। उन्होंने जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको सर्वसम्मति से पास करवा लिया था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे जो रशिया यूक्रेन वार चल रहे थे उसमें हम देखें कि जो अमेरिका है, जो यूरोपीय कंट्रीज है, वो क्या चाहती थी कि इसका क्रिटिसाइज होना चाहिए रशिया का, कि ये ऐसे कर रहे हैं जो मानव पर ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, इसके लिए विरोध होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से, अच्छी रणनीति के साथ में ये सारी चीजें करके दिखाई है और एक जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको सर्वसम्मति से पास करवा लिया है। अब देखो इसमें 3 सत्र हुए थे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है, एक-एक चीज आपको याद रखने की है। इसमें कितने सत्र हुए थे, तो 3 सत्र हुए थे। इसमें तो दिल्ली डिक्लेरेशन में कब-कब, तो देखो मैंने बताया था कि ये कब तक चली थी, 9 और 10 सितंबर को 2 दिन तक ये थी अपना शिखर सम्मेलन। तो देखो 9 तारीख को 2 सत्र हुए थे, जिसका नाम क्या था, एक पृथ्वी एक परिवार। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, पहला सत्र था उसका नाम क्या था, दूसरे सत्र का नाम क्या था। तो देखो 9 सितंबर को 2 सत्र हुए थे, एक का, दोनों का नाम क्या था, एक का नाम तो था
आपके एक पृथ्वी और दूसरे का नाम था एक परिवार। एक 10 सितंबर को हुआ था, उसका नाम क्या था, एक भविष्य। तो ये 3 सत्र है, उसका आयोजन था। फिर हम बात करें कि इसमें टोटल 112 परिणाम दस्तावेज जारी थे, मतलब टोटल 112 जो रिजल्ट था वो इसमें था। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें कि महत्वपूर्ण जो मूल्य थे वो कौन-कौन से थे, तो उसमें थे एक तो विविधता, परामर्श और डिलीवरी मतलब वितरण, ये 3 चीज़ों को इसमें शामिल किया गया था। फिर हम बात करें कि जो ये घोषणा पत्र था इसका मुख्य बिंदु कौन-कौन से थे, तो देखो मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ना, जो एसडीजी गोल है उन पर आगे बढ़ना, उस पर काम करना, साथ ही दीर्घकालीन भविष्य के लिए हरित विकास समझौता करना, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं, बहुपक्षवाद और पुनर्जीवित करना। अब देखो हुआ क्या था कि जो इंडिया है वो क्या चाहता था कि ये चीजें, जैसे मान लो जो वार वगैरह है ये नहीं होने चाहिए, इससे अच्छा है हम कुछ ऐसे जो मानव के विकास के लिए चीजें हैं उस पर हम काम करें, भूखमरी है उस पर हम काम करें, ना कि हम इस चीजों पर काम करें। यही संदेश दिया था कि हम क्या करें, वसुधैव कुटुंबकम, इसका संदेश देते हुए भारत ने यही कहा था कि हम जो अभी जो सदी चल रही है ये वॉर की सदी नहीं है, हमें इस टाइम पे वॉर नहीं करना चाहिए और जो मानवता है उसके लिए कार्य करना चाहिए। तो ऐसे मुख्य बिंदु इन्होंने दिए थे। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसको किस नाम से जानते हैं, IMEC, मतलब इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। और ये किसके तहत मतलब एमओयू साइन हुआ था, तो ये हुआ था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के तहत ये एमओयू साइन हुआ था। अब देखो किस किस ने साइन किया, तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन है, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने इस पर साइन हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कॉरिडोर भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते यूरोप से जोड़ेगा। अब देखो इसके बारे में और डिटेल से बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया गया है कि रेल जहाज कॉरिडोर बनाने की तैयारी, इसके लिए भारत और जो खाड़ी देश और यूरोपीय रेल लिंक के जरिए सीधे जुड़ेगा। मतलब क्या किया गया है कि ये काउंटर है इसका, चीन ने जो 2013 में जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव लिया था, तो इसका ये क्या है, इसका एक ये मतलब एक तरह का एक मतलब काउंटर चीजें की गई है। जो चाइना ने ये स्टार्ट किया तो उसका काउंटर करते हुए भारत ने ये चीजें शुरुआत की है। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा कि मुंबई से लेकर पहले यूएई तक क्या होगा, मतलब जहाज से चीजें जाएगी, फिर यहाँ से यूएई से सऊदी अरब और यहाँ से रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा कहाँ तक, जॉर्डन तक, फिर इजराइल से लेकर ये सारी चीजें कहाँ तक, फ्रांस तक ये चीजें जाएगी जहाज से। यहाँ आप देखोगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा जो क्या करेगा, हमें भारत को कनेक्ट करेगा आपके जो अरेबियन गल्फ है वहां से कनेक्ट करेगा। फिर होगा नॉर्थर्न कॉरिडोर जो यहाँ से मतलब कुल मिला के बात क्या है कि भारत का जो सामान है वो कैसे यहाँ पर जो आपकी चीजें पहुंची जाए, मतलब कहाँ से हम यूरोप तक चीजें इजीली पहुंचा पाए, इसके लिए सारी चीजें की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से चीजों को याद कर लेना। फिर देखो आगे बात करें, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA लॉन्च किया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत ने क्या किया है, GBA है, जीबीए के फुल फॉर्म क्या हो गई आपके, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसकी लॉन्च कर दिया है। और देखो इसके बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जैव ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और इसे बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। मतलब क्या करें, जो जैविक ईंधन है, जैविक ईंधन किससे होता है, जो आपके कचरा वगैरह है उससे स्टार्ट किया जाता है और उससे इसको बनाया जाता है, और जो पेट्रोल डीजल है उसमें ब्लेंडिंग की जाती है इस जैव ईंधन की, और इससे क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। तो इसके लिए ये अलायंस किया गया है। इसमें सदस्य कौन कौन से हैं, देखो G20 के 7 देश हैं वो इसमें सदस्य हैं। कौन कौन से, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसमें शामिल है। साथ ही देखो G20 समूह द्वारा आमंत्रित 4 देश, मतलब जो आमंत्रित देश थे अपने 4, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। उसमें बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने भी इसमें मतलब इन्होंने इसमें शामिल हो गए, इन्होंने भी साइन कर दिए हैं। फिर देखो 8 ऐसे देश जो G20 के सदस्य नहीं थे वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। कौन कौन से हैं, तो आइसलैंड है, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशंस, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड, ये भी इसमें जो अलायंस है आपके ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसमें शामिल हो गए हैं। देखो 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो भी इसमें शामिल हो गए, जिसमें विश्व बैंक हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, बायो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय नगर
नागर विमान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी तथा वर्ल्ड बायोफ्यूल एसोसिएशन। ये सब जो 12 संगठन है, आपको इतना से याद रखना, 12 तो संगठन शामिल इसमें हो गए हैं। फिर देखो आगे बात करें, ये संगठन वैकल्पिक ईंधन के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने और 2070 तक, आपको पता होगा कि भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक क्या किया जाए, तो कार्बन उत्सर्जन है उसको जीरो कर दिया जाए, ये भारत का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य में भी क्या करेगा, ये योगदान देने वाला है। फिर देखो आगे बात करें, अब हम बात करेंगे टोटल मीटिंग्स की। तो देखो 220 प्लस मीटिंग हुई थी, कितने देश, 60 शहरों में। 220 प्लस मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ वर्चुअल मीटिंग भी थी। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन फोन के जरिए या लैपटॉप के जरिए जो अपन मीटिंग्स करते हैं, वैसे वर्चुअल मीटिंग्स भी थी। टोटल कितनी, 220 प्लस मीटिंग्स थी। और कितने शहरों में, तो 60 शहरों में मीटिंग थी, और 17 कौन सी थी, मंत्री स्तरीय मीटिंग थी। अब ये चीजों को आपको याद करना है, कितनी, तो 220, उतने शहर, 60 शहर और 17, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लेना। 17 क्या थी, मंत्री स्तरीय मीटिंग थी। वही हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की 3 शहरों में मीटिंग आयोजित की गई थी। कौन कौन सा, एक तो हो गया आपके जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। अब देखो इसके बारे में हम बात करें, तो देखो जो पहली शेरपा मीटिंग थी, कब, तो 4 से लेकर 7 दिसंबर, इस टाइम पर जो मीटिंग थी, फर्स्ट शेरपा मीटिंग, वो कहाँ आयोजित की गई थी, तो वो उदयपुर में आयोजित की गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखो आगे बात करें और कौन कौन सी मीटिंग हुई थी, तो देखो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, वो कहाँ से कब तक, 2 से लेकर 4 फरवरी तक कहाँ आयोजित की गई थी, तो जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। वही हम बात करें तो सेकंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, वो कहाँ आयोजित की गई थी, उदयपुर में। कब, तो देखो 21 से लेकर 23 मार्च के बीच में आयोजित की गई थी, तो उदयपुर में। साथ ही मैं बात करूं फोर्थ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी, वो 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी। कहाँ पे, तो ये आपके जयपुर में आयोजित की गई थी। वही जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, ये कौन सी थी, मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, जो कि आपके 24 से लेकर 25 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी जयपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, इससे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। फिर देखो लास्ट में इसका समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, ट्राइको होता है। तो ट्राइको में ये कौन है, तो ये है आपके, आपको पता होना चाहिए कि ट्राइको में शामिल है, तो इनको यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष सौंपी है, मतलब इनको अध्यक्षता दी है नेक्स्ट ईयर की, तो ये कौन होंगे, तो ये ब्राजील के आपके राष्ट्राध्यक्ष है। और ये जो नेक्स्ट समिट होगा वो कहाँ होगा, ब्राजीलिया में होगा। तो देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेट्स ब्राजील प्रेसिडेंट, जिनका नाम है लुइज सिल्वा, लुइज ड सिल्वा नाम है इसका। और इन्होंने handing him over the presidency of G20 after the closing session of the G20 summit 2023 at the भारत मंडपम in न्यू दिल्ली। मतलब जो भारत मंडपम में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें इन्होंने इसको सौंप दी है। और एक ऐसा हथौड़ा जैसा ये रहता है, इसको नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, इसका क्या नाम है, इसको क्या कर दिया जाता था, ये दे दिया गया। इसको मतलब क्या हो गया कि ये इनका काम कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट मीटिंग अब यहाँ होने वाली है। आई होप ये जो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।